सालों से लोग रहस्यमय तरीकों से गायब हो रहे हैं। कहाँ जाते हैं वो लोग? वो अचानक ही कैसे लापता हो जाते हैं? क्या इसमें किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है या ये एलियंस का काम तो नहीं? लापता लोग जिन हालात में मिलते हैं वो सामान्य तो नहीं होते। ऐसे ही केसेस को लेकर डेविड पोलाइडस ने मिसिंग 411 नाम से कई सारी किताबें लिखी है। राजवाला इन्हीं किताबों से आपके लिए हिंदी में ये सीरीज लेकर आया है। राजवाला प्रेजेंट्स मिसिंग 411 इन हिंदी। इस भाग में हम यूएस के एक सूबे मिशिगन से रहस्यमय तरीके से गायब हुए लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। केटी फ्लिन, तारीख जून 1868, उम्र 3 साल। वालहाला के जंगलों के बाहर हेनरी फ्लिन लकड़ियों की मिल चलाया करते थे। गर्मियों में उनकी पत्नी और उनकी बेटी केटी भी वहां आया करते थे और उनके साथ रहते थे। फ्लिन के काम का एक हिस्सा ये था कि वो घोड़ों पे लकड़ियों को लाद कर ऊपर बनी हिल में ले जाया करते थे और उनको अनलोड करके वापस नीचे जंगल में लाया करते और ऐसे ही चला करता था। जून 1868 में हेनरी केटी को भी घोड़े पे बिठाकर ऊपर पहाड़ी पे भेजा करते और वो फिर वहाँ से घोड़े को छोड़ के साथ ही बनी पगडंडी से नीचे आया करती थी। ऐसे ही एक ट्रिप पे वो हिल से वापस लौटी ही नहीं। उसकी माँ ने सोचा वो उसके पिता के साथ है, जबकि हेनरी को लगा कि वो नीचे बने घरों में पहुंच गई होंगी। जब हेनरी रात को वापस आया तो पता चला कि केटी गायब है। तुरंत ही उसकी खोज शुरू की गई। हेनरी ने उस पगडंडी पे पैरों के निशानों की तलाश की जहां से वो आया करती थी। उनके साथ आगे बढ़ने पर उसने देखा कि उसके निशान काले भालू के पंजों के निशान के साथ मिल गए हैं। इत्तेफाक से वहां 2 शिकारी भी घूम रहे थे। उन्होंने भी हेनरी के साथ तलाश किया। वो तीनों मशाल जलाए उसको खोजते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अगली सुबह मिस्टर फ्लिन एक खोजियों के दल के साथ केटी की तलाश में निकले। सुबह के करीब 4 बज रहे थे कि आदमियों ने झाड़ियों से रोने की आवाज़ सुनी। जब वो नदी के पास पहुँचे, उन्हें दोबारा रोने की आवाज़ आई। तभी उन्होंने देखा एक बड़ा सा काला भालू वहां से निकल के नदी में कूदकर दूसरी तरफ चला गया है। केटी एक ज़मीन पे गिरे हुए पेड़ के पास मिली। उसे वहां से वापस कैंप पे ले जाया गया। केटी के हाथों और चेहरे पे खरोचों के निशान थे। जब केटी वापस आई तो मिस्टर फ्लिन ने उससे पूछा कि जब उसके पास मौका था तो वो वहां से भागी क्यों नहीं। इस किस्से को 24 अप्रैल 1932 के लुडिंगटन डेली अखबार ने दोबारा छापा था। उसके मुताबिक केटी का जवाब था, बड़ा सा कुत्ता आया और उसने मुझे अपने हाथों से उठाकर ले गया। ध्यान दीजिए, उसका भी एक शू गायब था। जबकि उसके अभिभावकों ने इसके बारे में पूछा तो उसने कहा, वो बड़ा कुत्ता उसे खा गया। इस कहानी को फिर से 6 जुलाई 1961 में लुडिंगटन डेली न्यूज़ में प्रकाशित किया गया। इस बार केटी की कहानी इस तरह बताई गई। लड़की ने कहा कि जब उसके पिता ने उसे छोड़ा तो वो कुछ देर खेलती रही। फिर एक बड़ी सी काली चीज़ आई और वो भी उसके साथ खेलने लगा। फिर उसने उसे उठाया और वहाँ से ले गया। अंधेरा होने से पहले वो कुछ देर के लिए चला गया। जब वापस आया तो उसके पास कुछ बेरीज थी। उसने वो बेरीज केटी को दी और केटी ने उसे खाया। फिर उसने पत्तों को जमा करके एक बड़ा सा ढेर बनाया और केटी के साथ उस पे सो गया। उसने उसे अपने बॉडी से कवर करने की कोशिश भी की थी। इस आर्टिकल में 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मुझे यकीन है केटी उस जानवर को समझने की कोशिश कर रही थी जब उसने उसे बड़ी सी काली चीज़ कहा। इससे ये भी पता लगता है कि वो जो कुछ भी था केटी भी समझ नहीं पाई थी। केटी के मुताबिक उसने पत्तों का बिस्तर बनाया था, लेकिन भालू ऐसा जानवर नहीं है
जो बच्चों के लिए पत्तों का बिस्तर बनाए और उन्हें अपनी आगोश में लेकर सोए। जैसे कि मैंने किताब में कई बार कहा है कि बेरीज का रोल काफ़ी अहम है लापता लोगों के केसेस में। ये एक और उदाहरण है जानवर के बेरीज लाने का लापता को खिलाने के लिए। मैं नहीं जानता कि केटी को कौन उठाकर ले गया था, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि वो कोई भालू था। दूसरे आर्टिकल्स उसको भेड़िया बताते हैं, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है क्योंकि भेड़िए अपने पंजे में बेरीज नहीं उठा सकते। ये कहानी एक दूसरे हादसे से बिल्कुल मिलती जुलती है जो 7 जुलाई 1968 को लुडिंगटन मिशिगन में हुआ था, जो वालहाला से काफ़ी नज़दीक है। हेनरी फ्लिन का नाम भी दोनों ही आर्टिकल्स में था। इससे हमें समझना चाहिए ये दोनों एक ही हादसा है। हम कहानी के दोनों पहलू श्रोताओं के सामने रख रहे हैं ताकि आप समझ सके कि क्या हुआ होगा। एक और दूसरी कहानी है जो केटी के बिल्कुल नकल करती है। यहाँ 2.5 साल की मिलाड डेविस की लड़की जो बॉयसविल न्यूयॉर्क में रहती थी, 9 मई 1888 को डेविस गायब हो गई और करीब 24 घंटे बाद अपने घर से 2 मील दूर मिली, जो एक रूरल इलाका था। डेविस ने अपने परिजनों को बताया कि उसे बड़ा भालू ले गया था और वो सारी रात उसके साथ सोया था। ये कहानी 15 मई 1888 के न्यूयॉर्क टाइम्स में मिली है। कुछ था जिसने केटी को उसके इच्छा के बगैर अपने पास रखा था। खोजियों ने कुछ काला जानवर देखा जो उनके पास जाने पर नदी में कूद गया था। ज़्यादातर लोगों को यही लगा कि वो एक भालू है, सिवाय पीड़ित के। भालू छोटे बच्चों को नहीं ले जाते, ना ही उन्हें लेकर सोते हैं। केटी के साथ 1868 में जो कुछ भी हुआ वो एक रहस्य ही है। रेमंड माकी, तारीख 27 नवंबर 1936, जगह किविनो वुड्स, मोहॉक, मिशिगन, उम्र 17 साल। रेमंड मिशिगन के उत्तरी इलाके में स्थित कॉपर सिटी में रहता था। वो इस जगह को अच्छी तरह से जानता था और जंगल के खतरों से भी आगाह था। 27 नवंबर 1936 को वो एक हिरन के शिकार पे हिबर्ड हंटिंग कैंप गया जो किविनो वुड्स के करीब है। रेमंड ने सर्दियों के कपड़े पहने हुए थे और उसका कुत्ता भी उसके साथ था। उसने और उसके दोस्तों ने कैंप में मिलने के लिए तय किया था, लेकिन वो कैंप पे लौटा ही नहीं, जिससे उसकी तलाश शुरू की गई। मेनोमिनी काउंटी के शेरिफ ने इस खोज की कमान संभाली और जिसे हुक्टन काउंटी के शेरिफ ने असिस्ट किया। करीब 6 दिनों की खोज के बाद खोजियों को रेमंड की राइफल मिली जो ज़मीन पे पड़ी हुई थी। इससे कुछ 100 यार्ड दूर दलदल में खोजियों को रेमंड का दस्ताना मिला। जब खोजी वापस अपने कैंप में आए तो वहां रेमंड का कुत्ता मिला। 150 आदमियों द्वारा 2 हफ्तों तक चली रेमंड माकी की इस खोज को बंद कर दिया गया। इस केस के कुछ पहलुओं ने मुझे उलझन में डाल रखा है। अगर रेमंड जिंदा था तो वो अपनी राइफल और दस्ताने कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो उसकी जान बचाने के लिए ज़रूरी थे। खोजियों को ना बर्फ में खून के निशान मिले, ना ही कपड़ों के पता चला। इस समय इस इलाके के भालू भी शीत निद्रा में होते हैं, तो उन पे इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। खोजी इस बात से हैरान थे कि उनके खोजी कुत्ते भी उसकी बू का पता नहीं लगा सके, जबकि उनके पास उसकी चीज़ें थी। रेमंड जानता था कि साल के इस समय में दलदली इलाके में जाना मौत को दावत देना था, लेकिन फिर भी खोजियों को उसका दस्ताना यहाँ मिला था। ये भी काफ़ी दिलचस्प है कि रेमंड का कुत्ता काफ़ी दिनों बाद आखिरकार वापस आ गया था। कुत्ते का वापस आना मेरे हिसाब से ये संकेत है कि रेमंड काफ़ी पहले ही मर गया था। एडवर्ड विलियम वेलफिले, तारीख 6 अक्टूबर 1946,
जगह बोल्डर जंक्शन से 4 मील दूर विस्कॉन्सिन। उम्र 15 साल। चार पत्रिकाओं के आर्टिकल्स मिले हैं जो एडवर्ड वेल्फले की गुमशुदगी की गवाही देते हैं। एडवर्ड 15 साल का नवयुवक था जिसे घूमना फिरना पसंद था, खासकर उसे शिकार करना पसंद था और वो बोल्डर जंक्शन जो विस्कॉन्सिन और मिशिगन के बॉर्डर का इलाका है वहाँ शिकार किया करता था। 5 अक्टूबर 1946 को एडवर्ड ने चर्च में ना जाकर अपनी .22 कैलिबर पिस्तौल, शॉटगन और कुछ शिकंजे एक बैग में भर के निकल गया। एडवर्ड के अभिभावकों को लगा कि उनका लड़का विटनी लेक पे जा रहा है क्योंकि वो इस इलाके से परिचित था। ये इलाका जो विटनी लेक के पास है काफ़ी अलग थलग है, जो दर्जनों झीलों और चश्मों से भरा पड़ा है। जब रविवार की रात एडवर्ड वापस नहीं लौटा तो मिस्टर एंड मिसेस विलियम वेल्फले ने लॉ इन्फोर्समेंट से कांटेक्ट किया। खोजियों ने तरतीबवार एडवर्ड को विटनी लेक में ढूंढना शुरू किया। उन्हें एडवर्ड के लगाए 7 में से 6 ट्रैप्स मिल गए। 7वां ट्रैप खुल गया था और उसका पता नहीं लगा। खोजियों के मुताबिक उस समय जंगल में बेरीज नहीं थी, लेकिन पोर्क्यूपाइन फल काफ़ी संख्या में थे जिन्हें शूट करके नीचे गिराया जा सकता था और खाया जा सकता था। 9 अक्टूबर 1946 के हेराल्ड टाइम्स में इस खोज के बारे में लिखा है। इस आर्टिकल का टाइटल था लापता नवयुवक की तलाश बढ़ाई गई। खोजियों ने कहा कि वो अब ब्लडहाउंड कुत्तों की मदद ले रहे हैं इस खोज में। इस आर्टिकल के तीसरे पैराग्राफ में एक दिलचस्प बात लिखी है। डैनियल, जो खोज के लीड करने वाला रेंजर था, उसने कहा कि कुत्ते पहले 2 दिन तक लड़के के रास्ते को ढूंढ नहीं पाए और जब उसके फुटप्रिंट मिले कुत्तों ने उन्हें फॉलो करने से इनकार कर दिया। इस पैराग्राफ से 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं। क्या लिखने वाले का फुटप्रिंट से मतलब था जूतों के निशान? क्योंकि ये काफ़ी अजीब होगा अगर उन्हें नवंबर के समय जंगलों में पैरों के निशान मिले। ये ज़्यादा सही है कि उन्हें उसके निशान या बूट प्रिंट मिले हो। और ये बात बिल्कुल सेंस नहीं बनाती कि कुत्तों ने निशान मिलने के बाद भी उसका पीछा नहीं किया। 14 अक्टूबर को शेरिफ ने विलियम की खोज के सारे ऑपरेशंस को बंद करने का तय किया। शेरिफ का मानना था कि वो लड़का अलास्का भाग गया है। ये बहुत दिलचस्प दावा था क्योंकि जो शख्स गायब हुआ है उसके पास सिर्फ शिकार का सामान था, कोई कपड़ा या दूसरी चीज़ें नहीं थी। कई सारे पत्रिकाओं के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने के बाद भी उसके मिलने का कोई सबूत नहीं मिलता। ये इलाका जहाँ से विलियम गायब हुआ था वो काफ़ी हद तक समान है नॉर्थ अमेरिका के ऐसे इलाकों से जहाँ से लोग गायब हुए हैं। केनेथ स्कॉट, तारीख 28 सितंबर 1958, जगह नॉर्वे लेक, मिशिगन, उम्र 4 साल। नॉर्वे लेक मिशिगन के उत्तर पश्चिमी भाग में भरा जंगली और दलदली इलाका है। एल्मर स्काउट और उसके 3 साल के बेटे एक छोटी सी छुट्टी मनाने नॉर्वे लेक के नज़दीक विस्कॉन्सिन बॉर्डर पे जाते हैं। 28 सितंबर की दोपहर में केनेथ अपने बड़े भाइयों के पीछे दौड़ता हुआ कैंप पे आ रहा था, लेकिन वो पीछे रह जाता है। जब उसका बड़ा भाई देखता है कि केनेथ नहीं पहुंचा तो वो अपने पिता को इस बारे में जानकारी देता है और उसकी खोज शुरू की जाती है। लोकल पुलिस वहां के रहने वालों से अपील करती है और इस खोजबीन का साथ देने करीब 1000 लोग आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर्स, विमान, घुड़सवार और पैदल उसे ढूंढने की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। जिस इलाके में उसे ढूंढा जा रहा था वो घने पेड़ों से भरा हुआ दलदली इलाका था, जहां भालू और दूसरे खूंखार जानवरों का राज था। उस समय वहां का टेम्परेचर भी 46 डिग्री तक गिर जाता था।
गुरुवार को सुबह जब हेलीकॉप्टर नीचे उड़ते हुए लड़के की खोज कर रहा था तो उन्हें पेड़ों के बीच एक छोटा सा बंडल जमीन पे दिखा। ये केनेथ स्कॉट था। केनेथ मर गया था और ये उस जगह से काफ़ी दूर पड़ा था जहां वो गायब हुआ था। 3 अक्टूबर 1958 के मिल्वॉकी सेंटिनल में लिखा है, लड़का थोड़ी खुली जगह पर पड़ा मिला। उसकी लाइफ जैकेट उसके पास पड़ी मिली। खोजियों के मुताबिक वो करीब 15 मील दूर तक भटक गया था और आखिर में ऊंचे इलाके में आकर मंगल को वहां किसी वक्त लेट गया। जिस डॉक्टर ने उसका पोस्टमार्टम किया था उसके अनुसार मंगलवार को किसी वक्त उसकी मौत हुई थी और उसकी वजह थी ठंड जिससे वो मर गया। केस समरी। खोजियों के कहे मुताबिक केनेथ ने 15 मील का सफ़र तय किया था, जो कि नामुमकिन सा है। लॉस्ट पर्सन बिहेवियर किताब के 135वें पन्ने में लिखा है कि 4 से 6 साल के बच्चे जो गायब होते हैं उनमें से 95% 4 मील के रेडियस में ही मिल जाते हैं अगर वो फ्लैट ग्राउंड पर चल रहे हो। ये दूरी दलदलों को सम्मिलित नहीं करती, जिसकी वजह से केनेथ एक्सपर्ट की बताई गई खोजबीन की गाइडलाइन से बहुत दूर था। केनेथ किताब में दी गई दूरी से 3 गुना ज़्यादा दूर पहाड़ी ऊंचाई पे मिला था। कैरल वैन हला। तारीख 28 जून 1959। जगह डिकिंसन काउंटी पिकनिक ग्राउंड, मिशिगन। उम्र 3 साल। मिस्टर एंड मिसेस जोसेफ वैन हला और उनकी 4 बेटियां पिकनिक मनाने डिकिंसन काउंटी पिकनिक ग्राउंड पे जाते हैं। करीब डिनर के वक्त परिवार को ये आभास होता है कि कैरल किसी तरह से वहां से गायब हो गई है। परिवार अपनी बेटी की तलाश शुरू करता है, साथ ही वो पुलिस को भी जानकारी देते हैं। 1 घंटे के भीतर ही अच्छी खासी तलाश शुरू हो जाती है, जिसमें 500 खोजी हेलीकॉप्टर्स और ब्लडहाउंड कुत्ते शामिल थे। पहली रात काफ़ी मुश्किल थी और खोजियों को कोई सुराग नहीं मिलता। लड़की की कई बार बू मिलने के बाद भी कुत्ते उसे ढूंढ नहीं पाते। कैरल को ढूंढते हुए 13 घंटे गुजर गए थे कि खोजी जब भारी दलदली इलाके से गुजर रहे थे उन्होंने रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो ग्रोह झाड़ियों को काटते हुए जब आगे बढ़ा तो उन्होंने देखा कि एक छोटे से टीले पे कैरल सोई हुई है और नींद में रो रही है। 30 जून 1959 के मिल्वॉकी सेंटिनल के आर्टिकल में लिखा है, हालांकि जहां कैरल मिली वो उस पिकनिक ग्राउंड के सिर्फ 1 मील दूर ही है, लेकिन अथॉरिटीज़ का मानना है कि उसने भटकते हुए करीब 5 मील की दूरी तय की थी। ये खोज कैरल के गायब होने से 1 घंटे में शुरू हो गई थी और इसमें पहली बार मिशिगन विस्कॉन्सिन रेस्क्यू यूनिट सहायता ली गई थी। इस यूनिट में अलग अलग एजेंसीज के लोग और उनके इक्विपमेंट थे। इस यूनिट का गठन केनी स्कॉट के गायब होने के बाद किया गया, जो ऐसे ही हालात में गायब हुआ था और जिसकी मौत ठंड की वजह से हुई थी। जहां केनी का शव मिला था वो जगह कैरल के मिलने से 7 मील दूर थी। 30 जून 1959 के द सन का आर्टिकल है, बच्चे की रोने की आवाज़ सुनते हुए एक 18 साल की खोजी ने जब देखा तो पानी से भरी हुई जगह पे एक छोटे टीले पे कैरल को सोता हुआ पाया। केस समरी। 9 महीने के अंदर एक ही झील पे 2 बच्चों का गायब हो जाना एक अजीब घटना है। दोनों बच्चे एक ही समय काल में गायब हुए थे और दोनों ने ही दलदली इलाके को खुद से पार किया था। रॉबर्ट रोएस्टर की किताब द लॉस्ट पर्सन बिहेवियर में लिखा है कि 1 से 3 साल के बच्चे 95% तक अपने गुम होने की जगह से 2 मील के अंदर ही मिलते हैं, वो भी सपाट ज़मीन पे, जबकि कैरल ने इसकी 2.5 गुना ज़्यादा दूरी तय की थी। मैं इस बात से डरा हुआ हूँ कि मैं ये कहूँ कि मैं इस इत्तेफाक पे यकीन नहीं रखता,
और मुझे नहीं लगता कि वो बच्चे जो सिर्फ 9 महीने के अंदर ही एक ही जगह से गायब हुए, उनके बीच कोई कनेक्शन ना हो। इससे पहले या बाद के सालों में उस जगह से किसी के गायब होने की कोई खबर नहीं आई। एक और भयावह सवाल ये उठता है कि कैरल पानी के बीचों बीच पड़े टीले पे कैसे पहुंची। अगर वहाँ पानी आदमी की छाती जितना गहरा हो तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई छोटा बच्चा उसे चलकर पार कर पाए। साथ ही वो झाड़ियों और मुश्किल रास्ते से होते हुए कैसे गुजरी। जो तर्क दिए जाते हैं वो कोई तुक नहीं बनाते। याद रहे कि इस केस के पीछे के तथ्य उससे कहीं ज़्यादा रहस्यमय हैं जितने पत्रकारों ने लिखे हैं। जो क्लीवली, तारीख 13 जुलाई 2008, जगह टहकुआमेनन स्टेट पार्क, पैराडाइज, मिशिगन, उम्र 73 साल। जो 1934 में लैंसिंग, मिशिगन में पैदा हुए। जो ने यूएस नेवी में भी अपनी सेवाएं दी थी। उन्होंने लोरेन से शादी की और उनके 5 बच्चे थे। जो ने लैंसिंग कम्युनिटी कॉलेज से इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन की पढ़ाई की, जिसके चलते उनका परिवार रॉसकॉमन, मिशिगन में आ गया, जो टहकुआमेनन स्टेट पार्क से 120 मील की दूरी पर है। जो ने इंजीनियरिंग सर्विस की कंपनी की स्थापना की और इस कंपनी को 25 साल तक कामयाबी से चलाया। जो और लोरेन क्लीवली अपनी सर्दियां पनामा सिटी, फ्लोरिडा में बिताया करते थे और गर्मियों में वो हिगिंस लेक के इलाके में रहते, जो मिशिगन का निचला इलाका है। जिंदगी भर की मेहनत के बाद ये उनके आराम के दिन थे। क्लीवली परिवार का एक छोटा सा 2 कमरों का कैबिन था जिसे वो छिपेवा हंटिंग पोस्ट कहते थे। ये कैबिन 1920 की दहाई में बना था और पैराडाइज के दक्षिण पश्चिम में था, जो व्हाइटफिश टाउनशिप के नज़दीक है। ये कैबिन टहकुआमेनन नदी के उत्तरी किनारे पर था। इसकी पिछली खिड़की से देखने पे ऐसा लगता था मानो कोई खूबसूरत नज़ारे की तस्वीर लगी हो। वो काफ़ी खूबसूरत था। कैबिन में जंग लगा था और ना ही उसमें पानी था, ना इलेक्ट्रिसिटी और ना ही जनरेटर्स थे। जो को वहाँ समय बिताना बहुत पसंद था, लेकिन लोरेन उस जगह से ज़्यादा जुड़ाव नहीं महसूस करती थी। जो वहाँ हफ्तों रहा करता था, जबकि लोरेन सिर्फ वीकेंड्स पे वहाँ होती। जो कि आखिरी ट्रिप पे वो अपनी सिल्वर 1992 की ओल्ड्समोबिल सिलहुट वैन लेकर गया था और उसे उसने टहकुआ ट्रेल के उत्तर में टहकुआमेनन फॉल्स स्टेट पार्क में खड़ी कर दी। उसका 9 साल का काला सफ़ेद कुत्ता चिप उसके साथ था। चिप काफ़ी ज़ोर से भौंकता था, लेकिन 45 पाउंड का ये दानव किसी के लिए खतरा नहीं था। परिवार वालों ने बताया चिप काफ़ी वफादार था और उसने जो का साथ कभी नहीं छोड़ा था। जो ने अपनी कार पार्क की और चिप को लेकर कच्चे रास्ते पर निकल गया। यहाँ से कैबिन 1 मील दूर थी। ये पगडंडी सीधी थी और इसके चारों तरफ घनी झाड़ियाँ थी। जो की आदत थी कि वो रोज़ 9 बजे सुबह और शाम लोरेन को फ़ोन लगाया करता था, ताकि दोनों को एक दूसरे के हालात का पता चलता रहे। जो के साथ क्या हुआ, ये कहानी एक अलग ही मोड़ ले लेती है, जो पुलिस और जो के परिवार समझ नहीं सके। ऐसे लगता है जैसे जो हमेशा की तरह चिप को लेकर घूमने गया था। वो वैन के पास आया और जो ने चिप को पानी पिलाया और इस बिंदु पे जो और चिप दोनों गायब हो जाते हैं। पुलिस को जो की वैन खुली हुई मिली और उसमें चाबियां भी थी। परिवार के अनुसार ऐसा कुछ जो कभी नहीं करता। जो के बेटे जो जूनियर ने बताया, किसी ने उन्हें खींच लिया है, लेकिन किसने? जो क्लीवली की खोज पूरे मिशिगन के इतिहास की सबसे बड़ी खोज थी। इस खोजबीन में कैडावर कुत्ते, मिशिगन स्टेट पुलिस, BIA ऑफिसर, बॉर्डर पेट्रोल, K9 यूनिट, चिपेवा काउंटी शेरिफ, सर्च एंड रेस्क्यू और कई सारे वॉलंटियर्स शामिल थे।
औपचारिक खोज 4 दिनों तक चली, लेकिन वॉलंटियर्स हफ्तों तक खोजते रहे। करीब 10,000 एकड़ के इलाके को छान मारा गया। एक दूसरा मोड़ इस केस में तब आया जब 1 अगस्त 2008 को परिवार वाले सुबह में कैबिन पे गए तो वहाँ उन्हें उनका कुत्ता चिप दरवाजे पर बैठा मिला। वो 20% हल्का हो गया था, लेकिन फिर भी सही था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो हफ्तों जंगल में रहा है। न उस पे कीट पतंगों के काटने के निशान था, ना ही कोई दूसरा जंगल का खतरे का उसको सामना करना पड़ा। चिप के वापसी का एक और दिलचस्प पहलू ये भी था कि वो वापस आने के 3 दिनों तक नहीं भौंका था, जबकि वो हमेशा भौंकता रहता था। केस समरी। इस केस के कुछ तथ्य चिंता का कारण हैं। सरकारी खोजियों का सिर्फ 4 दिनों में ही खोज को बंद कर देना हैरानकुन है। सैकड़ों केसेस को पढ़ने के बाद मेरी समझ में ये बात आई है कि कई सारे केसेस में खोजबीन हफ्तों तक चलती है। मुझे कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला जो बताता हो कि इस केस में हवाई FLIR यूनिट का इस्तेमाल किया गया हो, जो एक ऐसी चीज़ होती है जिससे किसी गर्म बॉडी को बड़े से इलाके में भी आराम से ढूंढा जा सकता है। क्लीवली के केस का एक पहलू ये भी था कि इसको ये कहकर मशहूर किया गया था कि ये 4 साल में दूसरा केस है जो इस इलाके में गायब हुआ है। मैंने इस बारे बड़े पैमाने पे छानबीन की, लेकिन मुझे पूरे मिशिगन में बड़ी उम्र के किसी भी आदमी का पता नहीं चला जो इससे 4 सालों के बीच गायब हुआ हो। अगर ऐसा था तो लॉ इन्फोर्समेंट को और भी चौकस होने की ज़रूरत थी। मैं समझ सकता हूँ कि ये इलाका बहुत बड़ा है, लेकिन गायब होने वालों के परिवार के दुख उससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। क्रिस्टोफर हेलेक्स। तारीख 17 मार्च 2004। जगह पैराडाइज मिशिगन। उम्र 30 साल। क्रिस्टोफर चार्ल्स हेलेक्स बैटल क्रीक मिशिगन में पैदा हुआ था। उसे पहले से ही घूमना फिरना पसंद था। उसके परिवार का नॉर्दर्न मिशिगन में टू हर्टेड रिवर के पूर्वी तट पे एक कैबिन बना हुआ था। ये उसकी पसंदीदा जगहों में से एक थी जहां वो जाया करता था। क्रिस खुद को यहाँ आने से रोक ही नहीं सकता था। एक बार वो 19 मील का सफ़र झाड़ियों से होता हुआ पैदल ही तय कर गया था। वो एक ऐसा शख्स था जो दूसरों के रास्ते पर चलने की बजाय अपना रास्ता खुद बनाया करता था। क्रिस की पसंदीदा जगहों में लेक सुपीरियर स्टेट फॉरेस्ट भी आता था, जो टैनक्वामिनन फॉल्स स्टेट पार्क में है। ये काफ़ी अच्छी जगह है और 52,000 एकड़ की ये जगह गुम हो जाने के लिए काफ़ी है। क्रिस ने कभी शादी नहीं की और ज़िंदगी भर अलग अलग तरह के काम करता रहा। वो शराब की भट्टी, पब्लिक लाइब्रेरी और सर्वेइंग जैसे विभिन्न काम कर चुका था। नॉर्थ अमेरिका के जंगल में कई सारे लोग हर साल गायब हो जाते हैं, लेकिन आप क्रिस के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि वो भटक सकता था। उसके पास ज़मीन पे जिंदा रहने की काबिलियत थी और वो जो मिले उससे आसरा बना सकता था। उसके पास एक बड़ा सा चाकू हमेशा हुआ करता था। साथ ही वो ऐसी चीज़ें भी ले जाया करता था जो उसे जंगल में काम आए, और वो इलाके को भी अच्छी तरह से जानता था। 17 मार्च 2004 को क्रिस एक BP कन्वीनियंस स्टोर पे रुका। उसने सोडा और नमकीन खरीदे और क्लर्क को कहा कि वो अपने कैंप पे जा रहा है। आखिरकार क्रिस के लापता होने की रिपोर्ट मिली और चिपेवा काउंटी शेरिफ और मिशिगन स्टेट पुलिस ने भारी खोजबीन शुरू की। एक राहत और बचाव टुकड़ी को यकीन था कि उन्हें क्रिस के स्नोशू के निशान मिले हैं और उसका पीछा उन्होंने मीलों तक किया था। वो निशान उन्हें बेतरतीब और घनी झाड़ियों वाले दलदली इलाके में ले गया। अंधेरा हो रहा था, जिससे खोजियों ने खोज अभी ख़त्म करने के लिए कहा। क्रिस के परिवार के लोग पहले ज़्यादा घबराए हुए नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे
कि वो ऐसे इलाकों में रह सकता है। कई सारी खोजों के बाद मैकिनाउ विल्डरनेस और उसके आसपास के इलाके में जहां क्रिस के जाने का अंदेशा था, एक टुकड़ी को कुछ सुराग मिले। कई सारे फोटोज जिनसे ये दिखता है कि खाने की चीज़ों को ज़मीन में फेंका गया था, वो भी बेतरतीबी से। एक टिन की कैन भी थी जो ज़मीन पे पड़ी थी। एक शेल्टर भी मिला जो अच्छे से बनाया गया था और सही हालत में लग रहा था। बकेट्स मिली जिनमें शूज़, कप्स और प्लास्टिक बैग्स थे और कई सारे चीज़ें ज़मीन पर फेंकी गई थी। ये काफ़ी बेचैन करने वाला दृश्य था। वॉलंटियर्स की एक टुकड़ी ने मेटल डिटेक्टर भी लाया था किसी सुराग को ढूंढने के लिए। टीम को एक शॉटगन की गोली मिली। ये पूरी तरह चपटी नहीं हुई थी, लेकिन काफ़ी चपटी थी। इस चीज़ ने चिंता बढ़ा दी थी क्योंकि क्रिस कभी कोई हथियार नहीं रखता था। क्रिस हेलेक्स को ढूंढना उसके परिवार के मुताबिक भूसे के ढेर में सुई को ढूंढने समान था। किसी को भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ मिलेगा। क्रिस अकेला नहीं था जो इस इलाके में गायब हुआ हो। जो क्लिवली भी आसपास के इलाके में ही गायब हुआ था। डेरिक हैनिगन भी इस जगह से करीब 15 मील दूर गायब हुआ था। टहक्वामेनन स्टेट फॉरेस्ट और न्यूबेरी स्टेट फॉरेस्ट इन दोनों आदमियों के लापता होने के इलाके के बीच में है। दोनों के बीच जो एक जैसा है वो ये है कि टहक्वामेनन रिवर जो 89 मील लंबी है और पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। यहाँ कोई शहर नहीं है, बस कुछ रिहायशी इलाके हैं। नॉर्दर्न मिशिगन का ये इलाका अलग थलग है। डेरिक रे हैनिगन, तारीख 4 अगस्त 2008, जगह न्यूबेरी मिशिगन, उम्र 35 साल। हैनिगन के दोस्त थे जो न्यूबेरी मिशिगन के दुर्गम इलाके में रहते थे। हैनिगन ने अपनी गर्लफ्रेंड से जंगल में मिलने का प्लान बनाया था और करीब 4:30 बजे उसे आखिरी बार उसके दोस्त के घर से जंगल में निकलते देखा गया था। गर्लफ्रेंड हंटिंग ब्लाइंड की उस जगह पर पहुंच गई, लेकिन हैनिगन नहीं आया। डेरिक के 2 बच्चे थे जो उसकी पहली पत्नी के साथ रहते थे। उसकी प्रेमिका भी गर्भ से थी जब वो गायब हुआ और उसके लापता होने के 4 महीने बाद उसने बच्चे को जन्म दिया। पुलिस ने इस केस को लापता लोगों की श्रेणी में डाला था, लेकिन डेरिक के परिवार का मानना है कि उसके साथ किसी किस्म का जुर्म हुआ था। न्यूबेरी की आबादी 1570 लोगों की है सन 2000 की गणना के मुताबिक, और एक घर की औसत इनकम $29,000 की है। आसपास का इलाका बहुत अलग थलग है और 5 बड़े पानी के स्रोतों से घिरा हुआ है। शहर को घेरे हुए स्टेट फॉरेस्ट है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रियल केसेस डेविड पोलैडस की किताब मिसिंग 411 से। उम्मीद है आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी कई सारी केसेस मैंने पहले भी सुनाई हुई है। उन्हें देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें या स्क्रीन पर आ रहे वीडियोस पर क्लिक करें। और अगर अभी तक आपने राजवाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पे कर दें, जिससे इसी तरह की यूनिक, मिस्टीरियस और हॉरर स्टोरीज की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।